इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। कुछ भी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तन तार है ढीली। कौन कसे 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 कौन कसे। तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बमुश्किल 21 सेकंड का ये वीडियो क्लिप। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है और आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी के किस का मुद्दा, और मैं बताऊंगा कि चुनाव आयोग की आज़ादी कैसे छीनी जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से लोकसभा 2024 इलेक्शन के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम लोग बात करते हैं कि चुनाव आयोग के आज़ादी को कैसे छीनी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए एक नया कानून बना रही है और यह कानून लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में से रखा गया है पास होने के लिए। यह कानून क्या है, इसमें आज़ादी कैसे छीनी जाएगी, वो मैं बताता हूँ आपको। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा था कि जब तक सरकार एक प्रॉपर कानून न बना ले चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए, तब तक जो नियुक्ति की जाएगी चुनाव आयुक्त की, उसमें तो सरकार की ओर से एक नेता होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, एक होंगे, और एक होंगे तो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी होगी उसके नेता होंगे 2, और तीसरे होंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोग मिलके तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त होंगे। तो यहाँ पे एक सरकार से, एक विपक्ष से और एक CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि यह कानून, यह तरीका जो है, यह तब तक के लिए रहेगा जब तक भारत सरकार एक संसद से बिल पास करा के प्रॉपर एक कानून न बना ले चुनाव आयुक्त को बहाल करने के लिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज CJI ने यह भी कहा था कि जो कानून बनाया जाएगा, जो तरीका बनाया जाए, उसमें यह निश्चित किया जाए कि जो चुनाव आयुक्त होंगे वह निष्पक्ष होकर के अपना काम कर सकें। इसके लिए उन्होंने कहा था कि विपक्ष की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, अच्छी भागीदारी होनी चाहिए। CJI के इस आदेश के बाद भारत सरकार जो कानून लेकर आई है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, वह इस प्रकार से है कि एक तो होंगे प्रधानमंत्री और दूसरे होंगे विपक्ष के नेता, विपक्ष के मुख्य नेता 2 आदमी, और तीसरे होंगे जो सरकार के ही एक कैबिनेट मंत्री। मतलब मोटा मोटी देखा जाए कि 3 लोग में से 2 लोग सरकार से होंगे और 1 लोग होंगे विपक्ष से। तो फिर लॉजिक ही क्या बना दोस्तों? ये तो वही बात हो गई कि सरकार को जिसको मन में आएगी उसे चुनाव आयुक्त बनाएगी। तो चुनाव आयुक्त बिल्कुल पपेट होगा, यस मैन होगा सरकार के लिए। इस तरह से चुनाव आयुक्त की जो आज़ादी है वो खत्म हो गई। अब चुनाव आयुक्त वही करेगा जो भारत सरकार उसे कहेगी। जबकि मुख्य न्यायाधीश ने साफ साफ कहा था कि चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग को ऐसे काम करना चाहिए कि वह चुनाव की प्रक्रिया में निष्पक्ष होकर के काम कर सके। अगर सरकार की भागीदारी ज़्यादा होगी तो वह एक यस मैन होगा, वह एक पपेट होगा, वह निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर सकता है। इसके उलट भारत सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है जिसमें चुनाव आयुक्त एक पपेट होगा, वह जो सरकार कहेगी वैसा ही काम करेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि चुनाव आयोग की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो खत्म हो रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है
कि हमारे संविधान में कहा जाता है कि देश संविधान के 3 मुख्य स्तंभ है जो कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा चुनाव आयोग। कार्यपालिका तो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरी कैबिनेट जो होगी वो कार्यपालिका है। न्यायपालिका जो हमारे चीफ जस्टिस के हेड होते हैं, और चुनाव आयोग, ये तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए ताकि देश सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट अब नहीं रहा। वो देखा जाए तो वो तो भारत सरकार के दया दृष्टि में चुना गया व्यक्ति होगा। और इसका एग्जाम्पल है अरुण गोयल। अरुण गोयल नाम के व्यक्ति की जो नियुक्ति की गई थी वो इस तरह से हुआ था। अरुण गोयल VRS लेते हैं, VRS मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ठीक है, वो लेते हैं। उसके 24 घंटे के अंदर ही उनकी नियुक्ति कर दी जाती है चुनाव आयुक्त के तौर पे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की आज़ादी देश में खत्म हो चुकी है। अब अगला मुद्दा है दोस्तों राहुल गांधी के किस का मुद्दा, इसे समझते हैं अच्छे से। राहुल गांधी ने, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब संसद में एंट्री की तो दोस्तों एंट्री के साथ ही राहुल गांधी छा गए। ये जो इनका नया अवतार दोस्तों आया है ना, ये विपक्ष में बिल्कुल खलबली पैदा कर रहा है। जैसे ही संसद में पहुंचते हैं वो छा जाते हैं अपने भाषण में, और अपने एक जेस्चर में कहें या फिर उन्होंने किस फ्लाइंग किस दिया था या चुप रहने का इशारा किया था, यह क्लियर नहीं हो रहा है वीडियो से, लेकिन फिर मान लेते हैं कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, मान लिया जाए। इस पे स्मृति ईरानी जी भड़क गई। वही स्मृति ईरानी भड़की है जो मणिपुर में महिलाओं के साथ होने वाली दरिंदगी पे संसद में कुछ नहीं बोली। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है आज पूरा देश जानता है, और स्मृति ईरानी भी जानती है, और उन्होंने उनके लिए संसद भवन में एक लफ्ज़ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, पर उन्हें फ्लाइंग किस से दिक्कत हो रही है उसके लिए उन्होंने अच्छा खासा वक्त खर्च किया। दोस्तों शर्म कीजिए स्मृति ईरानी जी, अब तो शर्म कीजिए कम से कम। संसद भवन में राहुल गांधी की एक बात जो मैंने गौर किया और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह, सेना का इस्तेमाल किया जाता तो वाकई में एक दिन में मणिपुर के वायलेंस को रोका जा सकता था। इन्होंने बहुत पते की बात कही है और इसके ऊपर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें जवाब देना चाहिए था कि उन्होंने सेना का इस्तेमाल ठीक से क्यों नहीं किया, क्योंकि जो सेना वहाँ पे काम कर रही है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है दोस्तों, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। हाल ही में एक न्यूज आई है दोस्तों कि वहाँ पे मणिपुर पुलिस ने FIR किया है असम राइफल्स के ऊपर, आर्मी के लोगों पे FIR किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें काम करने से कितना रोका जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों आज के हॉट टॉपिक पे कि आखिर बीजेपी क्यों डरी हुई है। और मीडिया, भाई हमारी भारतीय मीडिया तो शर्म के सारे चिथड़े उड़ा करके बेशर्मी की हद को पार कर चुकी है। इस तरह से प्रचार तंत्र बन चुकी है हमारी भारतीय मीडिया। क्यों? कारण मैं बताता हूँ आपको। आज जैसे ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ तो इस गठन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि उनकी कहानी अब खत्म होने वाली है। रीजन क्या है इसके पीछे दोस्तों? जो हमारे भारत का जो साउदर्न इलाका है, दक्षिणी भारत जिसे बोलते हैं हम लोग, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर रहती है। और अभी हाल में ही जो पिछले 1.5-2 साल की बात मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ी है साउथ में, दक्षिणी हिस्से में भारत के, और कर्नाटक की जीत के बाद ये बढ़ती ही जा रही है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में 71% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। दक्षिणी भारत में बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या है, कांग्रेस और या इंडिया अलायंस की लोकप्रियता क्या है। अब आते हैं उत्तर भारत में, जहां भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग थी, जहां से उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट बटोरे थे, वहां की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं बिहार पे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के साथ आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ लग रहा है कि उनकी सीटें अब कम होने वाली है, वहाँ उन्हें लीड मिलना मुश्किल है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय जनता दल है। अब आते हैं बंगाल में। बंगाल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीट्स इसलिए मिली थी क्योंकि वहाँ पे त्रिशंकु चुनाव हुए थे, 3 पार्टियाँ अलग अलग लड़ रही थी। लेकिन इस बार वहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी के बीच चुनाव होने वाला है, इंडिया और NDA, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ सीटें भी लाना वहाँ से काफ़ी मुश्किल है। दिल्ली की बात कर लिया जाए, पंजाब की बात कर लिया जाए, तो वहाँ भी त्रिशंकु चुनाव हुए थे, 3 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही थी, जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को हो रहा था। पर इस बार मैंने जैसा बताया आपको कि इंडिया और NDA के बीच चुनाव है, तीसरी पार्टी नहीं है कोई भी। इस वजह से वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सीट्स लाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है।
दिल्ली का वही हाल है, पंजाब का वही हाल है, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग है, ये बात आप भी जान रहे हैं इस बात को। तो अब उत्तर भारत में भी ये इंडिया अलायंस बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है, और दक्षिण भारत में भी पहले तो कमज़ोर थी ही और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उनके हाथ से अब सरकार निकलने वाली है। इस वजह से ये लोग बिल्कुल पागल से हो रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं, और ये बौखलाहट उनके नेताओं में देखी जा रही है, और मीडिया जो है वह बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है इसी वजह से। दोस्तों हाल की ही एक और घटना की मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों। सना खान नाम की एक भारतीय जनता पार्टी की एक नेता लीडर, जिसकी हत्या उसके पति अमित साहू नाम के एक व्यक्ति ने कर दी, और हत्या करके उसके लाश को नदी में फेंक दिया। अमित साहू को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसे नदी में फेंक दिया है। अभी तक जो सना खान की जो बॉडी है वो मिली नहीं है पुलिस को। तो मेरा सवाल दोस्तों ये है कि अब मीडिया वाले क्या कहेंगे? अगर यहाँ पे धर्म को पलट दिया जाता तो लव जिहाद नाम के चर्चे हो रहे होते, एक मीडिया ट्रायल चल रही होती, डिबेट चल रही होती, लोगों में जहर घोले जा रहे होते, लेकिन अब क्या कहेंगे इसे? तो दोस्तों मेरा कहना आपसे ये है कि किसी भी हत्या को, किसी भी क्राइम को किसी धर्म से आप न जोड़ें। हत्यारों से आप घृणा रखें, घृणा की दृष्टि से ही एक हत्या को या एक अपराध को देखें, उसे धर्म जात के से जोड़ करके ना देखें। दोस्तों जिस तरह की नफरतें फैलाई जा रही है हमारे चंद नेताओं के द्वारा और हमारे कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, मैं आप माता पिता और गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, अपने बच्चे पे ध्यान रखिए, इस नफरत की आग से उन्हें बचा के रखें, नहीं तो वह बहुत दिन दूर नहीं जब आपको अचानक से मालूम चलेगा कि आपका बच्चा भी एक हत्यारा बन गया या फिर एक दंगाई बन गया। दोस्तों मेरा ये वीडियो काफ़ी लेट से आया है क्योंकि मैं अपने काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी था। आप तो जानते ही हैं मैं नौकरी भी करता हूँ और साथ में आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स लेके आता हूँ। फिलहाल कोशिश रहेगी कि अब बहुत ही जल्दी अगला अपडेट लेके मैं आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि ये चुनाव का माहौल और आगे किस ओर बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।